तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी किसी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 48 सेकंड में और एक 360 मीटर लंबे पुल को 32 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और एक पुल को पार कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की लंबाई का अंतर निकाल देंगे। ठीक है, तो अंतर देखिए कितना आ जाएगा, 600 में से 360 घटाएंगे तो 240 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो समय दिया हुआ है, इन दोनों का भी हमें अंतर निकाल देना है। 48 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समय से इसको भाग कर देना है। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, हमें रेलगाड़ी की चाल पता लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। ठीक है, तो देखिए दोनों को 8 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 30 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब 2 से इसे काटेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जब भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात हो, पुल की बात हो या किसी व्यक्ति या खंबे की बात हो, अगर दो चीज़ों का दिया हुआ है तो आपको इसी तरीके से पहले चाल निकाल लेनी है। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो पहले आपको बेसिक फॉर्मूला देखना होगा। यहाँ पे स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये हमने निकाल ली है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं 15 लिख सकता हूँ। अब देखिए दूरी उसने 2 बार तय की है। यहाँ पे 600 मीटर के लंबे पुल को इसको प्लेटफॉर्म को पार किया है और 360 मीटर लंबे पुल को पार किया है, तो किसी भी एक को आपको ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 360 मीटर लंबा पुल ले रहा हूँ। जब वो 360 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, ठीक है, तो वो अपनी दूरी को भी पार करेगी, यानी उसकी अपनी लंबाई को भी पार करना होगा। तो उसकी लंबाई हमें निकालनी है, तो मैं उसे x मान लूंगा। ठीक है, तो उसने कुल दूरी कितनी तय करी है, 360 जमा x। ठीक है, तो मैंने दूरी की जगह पे इसे लिख दिया और इसके लिए उसे कितना समय लगा है, यहाँ पे दिया हुआ है 32 सेकंड, तो नीचे 32 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब 32 का गुणा 15 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है, और ये 360 जमा एक्स इस तरफ लिखा रहेगा। अब देखिए 360 को उसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। और ये रेलगाड़ी की लंबाई को हमने x माना था, तो ये मीटर में आ जाएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। समीर ने 18,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद कार्तिक कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:5 है, तो कार्तिक का निवेश कितना था, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दोनों के लाभ का अनुपात दिया हुआ है 4:5। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि समीर ने 18,000 रुपये निवेश किए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समीर की जगह एस लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे समीर ने 18,000 रुपये का निवेश किया है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि 3 महीने बाद कार्तिक ने भी कुछ पूंजी निवेश करी है, तो इसके नीचे मैं के लिख दूंगा कार्तिक के लिए। तो इसने कितनी पूंजी निवेश की है तो हमें निकालना है, तो मैं इसे एक्स मान लूंगा। ठीक है, तो दोनों के निवेश को भाग में लिख लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 महीने बाद बोला जा रहा है और ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ष के अंत में बात की जा रही है, यानी कि पैसा कितने टाइम के लिए निवेश किया गया है, 1 वर्ष के लिए। तो इसे महीनों में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे महीनों में बात हो रही है। तो इसका जो पैसा है वो पूरे 12 महीने के लिए निवेश रहा है। ठीक है, तो इसे 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जो भी पूंजी होती है उसे समय के साथ गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसका कितना पैसा है, x रुपये है, और इसका निवेश कितने समय के लिए है, इसने 3 महीने बाद निवेश किया है। ठीक है, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 महीने के लिए इसका पैसा निवेशित रहा है। ठीक है, अब देखिए जब हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, पूंजी को और समय को, तो ये लाभ के अनुपात में बदल जाता है। ठीक है, तो लाभ का अनुपात हमें पहले ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे और इसे सॉल्व करके बस x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 9 से 18 को काटा जा सकता है, ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर 2000 आ गया और ये 4 से 12 को मैं काट दूंगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब x का गुणा 1 में कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इस तरफ x आ जाएगा, और 5 का गुणा इन दोनों में कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। और ये x हमने किसे माना था, कार्तिक द्वारा किए गए निवेश को। तो कार्तिक ने कितना निवेश किया है, 30,000 रुपये का निवेश किया है, ठीक है। यही हमसे सवाल में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी व्यक्ति की आय में पहले 25% कमी की गई, फिर उसमें 40% की वृद्धि कर दी गई और अंत में 20% कमी की गई, तो उसकी मूल आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। उसकी आय में पहले 25% की कमी की गई है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले 100 लिख लेना है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 25% की कमी की गई है, तो आपको इसमें 25 कम कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अनुपात में लिखना है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि फिर उसमें 40% की वृद्धि कर दी गई, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे फिर से 100 लिख लेना है और 40 की वृद्धि कर देनी है 100 में, तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 20% की कमी की गई है अंत में, ठीक है। तो फिर से आपको 100 लिख लेना है और इसमें 20 की कमी कर देनी है, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 अनुपात हमारे पास आ गए हैं, इन्हें काट के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा 25 से काटने पे। इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा 20 से काटेंगे तो। इन दोनों को भी 20 से काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें ऊपर और नीचे 4 है, तो इन दोनों को भी आपस में काट देंगे। अब और यहाँ पे कुछ भी नहीं काटा जा सकता, तो इनका गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे हमें एक और अनुपात मिल गया है। ये किसका अनुपात है, ये उसकी पहले की आय का अनुपात है और यहाँ पे अब की आय का है, ठीक है। तो देखिए पहले यदि उसकी आय कितनी थी, 25 थी, तो अब उसकी आय कितनी रह गई है, 21 रह गई, यानी कि इसमें कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है, और ये कमी हमें प्रतिशत में बतानी है। तो देखिए अब इसे कैसे बताएंगे। यहाँ पे देखिए 4 की कमी हो रही है, किस में हो रही है, 25 में हो रही है, ठीक है। 25 में 4 की कमी हो रही है, तभी वो 21 हो जाती है। तो जिसमें कमी हो रही है उससे भाग करना होगा, यानी 25 से भाग करना होगा और 100 से गुणा करना होगा इसे प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 25 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि उसकी मूल आय में 16% की कमी हुई है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे तीनों के कार्य पूरा करने के दिनों की संख्या हमें दी हुई है, तो पहले इसे लिख लेंगे कि ए कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है और सी 45 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये हमारा कुल कार्य होगा, यानी कि टोटल वर्क होगा जो हमें करवाना है, ठीक है। अब देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी है, 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो इसकी कार्य क्षमता 6 है। 36 पंजे 180 होता है, ठीक है। और 45 चौके कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो तीनों की कार्य क्षमता हमने निकाल ली है। अब क्या बोला जा रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे ए जमा बी जमा सी, यानी कि तीनों की कार्य क्षमता का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 और 4 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 15 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, 4 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो बी के जाने से पहले कितना कार्य पूरा हुआ है, 4 दिनों तक तीनों ने मिलकर कार्य किया है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट कार्य हो चुका है। कितना कार्य करना था, 180 करना था। तो अब निकाल लेंगे कि शेष कार्य कितना बचा हुआ है।
जब बी चला गया तो शेष कार्य कितना बचा है, 180 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 कार्य अभी बचा हुआ है जो करना है। ठीक है, अब बी तो चला गया है तो कौन करेगा कार्य को, ए और सी करेंगे। ठीक है, तो ए और सी की कार्य क्षमता का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना कार्य करना है उसको इनकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। तो देखिए 120 को 10 से भाग करेंगे तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि 12 दिन का समय लगेगा उन्हें शेष कार्य को पूरा करने में। जो शेष कार्य 120 था वो कितने दिनों में पूरा हुआ है, 12 दिनों में हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे शेष कार्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरा कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले 4 दिन कार्य हुआ था। ठीक है, 4 दिन पहले के और 12 दिन का समय और लगा। ठीक है, तो दोनों को जमा कर देंगे, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 दिन में वो पूरा कार्य समाप्त हुआ है। ठीक है, अगर आपसे शेष कार्य पूछा जाएगा तो 12 दिन बताना है, लेकिन यहाँ पे पूरा कार्य पूछा गया है तो 16 दिन में समाप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था और 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। हमें 5 वर्ष पहले की ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे कि 5:7 ए और बी की आयु का अनुपात है, तो ऊपर मैं ए और बी लिख दूंगा। ठीक है, और ये अनुपात कब का है, 5 वर्ष पहले का। ठीक है, तो इसे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, और 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नीचे थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूँ यहाँ पे 3:4। ये कब का है, 3 वर्ष बाद का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको 3 वर्ष बाद लिख लिया। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करना होता है, हमें इन दोनों अनुपातों का अंतर देखना होगा कितना है। ठीक है, इनका अंतर 2 है और इन दोनों का अंतर चेक करेंगे तो 1 है। ठीक है, ये जो दोनों अंतर है ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अंतर बराबर हो जाएगा। तो ये जो 2 का गुणा है ये इन दोनों में करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो, और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको सवाल में से देख के सीधा इसका अंतर बराबर करके सीधा 6:8 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इनका अंतर चेक करोगे आप तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इनका अंतर भी 2 है और इनका अंतर भी 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आयु में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे इसकी बी की आयु 7 थी और अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। और ए की आयु में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे इसकी भी 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है क्योंकि 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इनकी आयु अनुपात में 1 यूनिट बढ़ रही है और वर्षों में कितनी बढ़ रही है वो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे 5 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सीधा जमा कर सकते हैं तो 8 वर्ष आ जाएगा। या फिर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि उनकी प्रेजेंट यानी आज की आयु है। तो यहाँ पे 5 वर्ष का अंतर है और यहाँ पे 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 5 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 वर्ष का अंतर आ जाएगा। यानी कि 8 वर्ष की वृद्धि हो रही है वर्षों में और अनुपात में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो 1 यूनिट है ये किसके बराबर है, 8 वर्ष के बराबर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सवाल में हमसे बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु का अनुपात तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास या तो 5 वर्ष पहले का है या फिर 3 वर्ष बाद का, तो कोई भी एक ले लेंगे। तो बी की आयु कितनी है, 7 यूनिट है 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो मैं 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा, दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसे 7 से गुणा करेंगे तो 56 वर्ष आ जाएगा। यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56 वर्ष। यानी 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, 56 वर्ष थी। ठीक है, तो उसकी वर्तमान यानी आज की आयु कितनी हो जाएगी, 56 में 5 और जमा कर देंगे तो उसकी आज की आयु कितनी आ जाएगी, 61 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक नाव को धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर जाने
और वापस लौटने में 12.5 घंटे का समय लगता है यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल उसकी चालों का अनुपात 2:3 है। तो धारा की चाल कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल उसकी चालों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाल का अनुपात लिख लूंगा 2:3। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2:3 हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, धारा के प्रतिकूल है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे प्रतिकूल लिख दूंगा और इसे अनुकूल लिख दूंगा ताकि आपको समझ आता रहे। देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, चाल का उल्टा निकालना है, यानी कि समय निकाल लेना है। ठीक है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, इसे उल्टा करके लिख देंगे तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी चाल के अनुपात को हम उल्टा कर देते हैं तो वो समय का अनुपात बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसे जाने में 45 किलोमीटर जाने में और वापस लौटने में कुल समय कितना लगा है, 12.5 घंटे का समय लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुल समय दिया हुआ है, तो अनुपात में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुल समय निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट का कुल समय लग रहा है। ठीक है, जाने में उसे 3 का समय लगा और वापस आने में 2 यूनिट का समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 5 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये 12.5 घंटे के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, तो दोनों तरफ पहले 5 से भाग कर देंगे। तो देखिए इसे 5 से भाग किया तो 1 आ गया, इसे 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 घंटे का समय आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 1 यूनिट 2.5 घंटे के बराबर है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 2.5 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 7.5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 घंटे का समय आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिकूल में उसे कितना समय लगा है, 7.5 घंटे और अनुकूल में 5 घंटे का समय लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम प्रतिकूल की चाल निकाल लेंगे। तो चाल कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे पहले हम चाल निकाल रहे हैं जो होगी प्रतिकूल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रतिकूल में हम उसकी चाल निकाल रहे हैं। दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 45 की दूरी तय कर रही है और समय कितना लग रहा है, 7.5 घंटे का। तो 7.5 को मैं क्या लिख दूंगा, 15/2 लिख दूंगा ताकि सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो नीचे 15 आ जाएगा और इसके नीचे जो 2 है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो 15 से इसे काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा और 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी प्रतिकूल में चाल है। ठीक है, और अब देखिए दूसरी चाल निकाल लेते हैं जो उसकी अनुकूल में होगी। तो देखिए अनुकूल में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 45 की दूरी तय कर रही है क्योंकि वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 45 वो वापस भी लौटी है। ठीक है, तो यहाँ पे समय उसे कितना लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। तो इसे समय से भाग करेंगे क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, इसलिए इस तरीके से मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी जाते हुए चाल कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आते हुए 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, तो दोस्तों इसे इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, इसे अपस्ट्रीम की स्पीड बोलते हैं और इसे डाउनस्ट्रीम की स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमें धारा की चाल निकालनी होगी तो क्या करते हैं, इन दोनों चालों का अंतर निकाल के इसे 2 से भाग कर देते हैं। तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 - 6 और भाग कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। ठीक है, और अगर आपको नाव की चाल निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जमा करके 2 से भाग करते हैं। ठीक है, तो इसमें बस हमें धारा की चाल बतानी थी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।